गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है समास और अब तक हमने अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अगला समास है हमारा द्विगु समास। तो आज द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। देखो द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु। यह सूत्र कहता है कि संख्या पूर्वो द्विगु अर्थात द्विगु समास में संख्या यानी संख्या पूर्वो, पूर्वो से मतलब पूर्व में, अर्थात द्विगु समास में पूर्व में संख्यावाची शब्द होता है, संख्या होती है। तो कहा गया है संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात द्विगु समास में जो पूर्व यानी पूर्व पद, पहला पद, उसमें संख्या होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो ये सूत्र कहा कि संख्या पूर्वो द्विगु, पूर्व पद पहला पद वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो कहा गया है कि संख्या पूर्वो द्विगु है, द्विगु समास का जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है। तो परिभाषा में कहा गया है, देखो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा जब पहला पद संख्यावाची है बाद वाला पद क्या हुआ? संज्ञा, है ना? तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद अर्थात जो बाद वाला पद वो संज्ञा होता है। क्या होता है? वो संज्ञा होता है। द्विगु समास नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। किसमें होता है? द्विगु समास नपुंसकलिंग और एक वचन में होता है। जब आप समास विग्रह से जब समस्त पद बनाओगे और वो समस्त पद बनेगा ना, वो समस्त पद ही हमारा क्या है? नपुंसकलिंग और एक वचन में होगा। वो समस्त पद किसमें बनेगा? नपुंसकलिंग एक वचन में होगा। तो कहा गया है द्विगु समास नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। यह समास समार अर्थात समूह अर्थ में होता है। यह समास किस अर्थ में होता है? समार अर्थ में। समार का मतलब होता है समूह, तो समूह के अर्थ में द्विगु समास होता है। तो यह समास समार अर्थात समूह अर्थ में होता है। ये द्विगु समास है ना? जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो वहां पर हर जगह आपको समार समार मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह समास किसमें होता है? समूह अर्थ में। तो यहाँ यानी द्विगु समास समार अर्थात समूह अर्थ में होता है। तो समार किसका? किन वस्तुओं का, पदार्थों का, है ना? जैसे किसी गांवों का कोई संज्ञा शब्द है उनका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये समास समार अर्थ में, समूह अर्थ में, वस्तुओं का, पदार्थों का, है ना? इनका क्या होता है? समूह होता है, उनमें ये समास होता है। तो द्विगु समास समार अर्थात समूह अर्थ में होता है। इसके समास विग्रह में, इस समास के समास विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। और जब समास विग्रह से हम जब समस्त पद बना देंगे तो वहां पर समस्त पद वो क्या है? एक वचन और नपुंसकलिंग में होगा। एक वचन और नपुंसकलिंग में बनेगा। जबकि जो ये अपना समास विग्रह है, इस समास विग्रह में आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग मिलेगा। समास विग्रह में आपको षष्ठी विभक्ति मिलेगी। और जब आप समास विग्रह से समस्त पद बना लोगे तो समस्त पद में आपको एक वचन और वो एक वचन भी नपुंसकलिंग में होगा, है ना? तो समास विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और समास विग्रह से जब समस्त पद बनाओगे तो वो समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में बनेगा। ये हो गई द्विगु समास का सूत्र और उसकी परिभाषा। अब बात करेंगे उदाहरणों की। तो देखो उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास पंचानाम पात्राणाम समार है। पंचानाम यानी पांच, पात्रानाम यानी पात्रों का, समार यानी समूह। तो देखो यहाँ पर आया है ना समार, तो पांच बर्तनों का, पांच पात्र, पात्र का मतलब जो बर्तन होते हैं ना उनको हम पात्र कहते हैं। तो पांच पात्रों का समूह। तो कहा गया था परिभाषा में कि ये समास समार अर्थात समूह अर्थ में होता है। देखो यहाँ पर समार शब्द आया है, जिसके बाद में बताया कि इस समास के समास विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखो यहाँ पर पंचनाम और पात्राणाम ये दोनों शब्दों में क्या है? षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। सूत्र में बताया था कि संख्या पूर्वो द्विगु पहला पद संख्यावाची होता है। तो देखो ये पंचनाम है ना, यहाँ पर भी क्या है? पहला पद संख्यावाची है। वैसे आपको पता है संख्यावाची किसके लिए आता है? जो समस्त पद बढ़ जाता है तो समस्त पद में जो पहला पद था वो क्या है? संख्यावाची, और जो बाद वाला पद है वो संख्या, है ना? तो देखो जो पंचनाम पात्रनाम समार है, पहला उदाहरण है। इसमें देखो ये पंचनाम और पात्रनाम दोनों शब्दों में क्या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना?
पंचनाम पात्र नाम तो क्या होगा समस्त पद पंच पात्रम हो गया। अब पंच पात्रम बना, और पंच पात्रम देखो ये नपुंसक लिंग में पंच पात्र, ये पात्रम शब्द में, क्योंकि पात्र शब्द क्या होता है नपुंसक लिंग में होता है, तो पंच पात्रम बन गया इसका समस्त पद। और इस पंच पात्रम क्या है नपुंसक लिंग और एक वचन में, तो कहा भी गया है कि द्विगु समास में जब समस्त पद बनाते हैं तो वो समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, नपुंसक लिंग एक वचन में। अगला उदाहरण देखो चतुर्नाम युगानाम समारे। चतुर्नाम में 4 युगानाम है, युगों का समारण समूह, 4 युगों का समूह। इन दोनों में षष्ठी विभक्ति चतुर्नाम है युगानाम में, समार अर्थ में है। अब इसका समस्त पद बनाएंगे, समस्त पद बनेगा चतुर्युगम। क्या बनेगा चतुर्युगम। अब चतुर्युगम नपुंसक लिंग एक वचन में है, तो चतुर्नाम युगानाम समार है, 4 युगों का समूह चतुर्युगम बन गया। अगला उदाहरण है हमारे पास पंचानाम तंत्रनाम समार है ना। पंचनाम में 5, तंत्रनाम में तंत्रों का समारण समूह, 5 तंत्रों का समूह। तंत्र का मतलब होता है भाग, है ना। जैसे हमारे पुस्तक होती है, पुस्तक में पुस्तक क्या किसमें बटी हुई होती पाठों के अंतर्गत। जैसे कोई पुस्तक इसमें 10 पाठ है, 15 पाठ है, 20 पाठ है, तो पाठों में बटी हुई होती है। इसी तरीके से ही यहाँ पर जो ग्रंथ होते हैं कहानियों के कथाओं के, तो वो क्या तंत्रों में अर्थात वो अध्यायों में पाठों में क्या है बटे हुए होते हैं। तो पंचनाम तंत्रनाम समार, पंचतंत्रों का समूह। इसमें यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है समूह अर्थ में, इसका समस्त पद हो जाएगा पंचतंत्रम। वही पंचतंत्रम बना नपुंसक लिंग एक वचन में। देखो यहाँ पर पंचनाम, ये पंचनाम पहला शब्द है ना, इसमें क्या संख्यावाची है, बाद वाला पद संज्ञा है। यहाँ पर देखो वही है, पहला पद संख्यावाची, बाद वाला पद संख्या है। अगला उदाहरण है त्रियाणाम लोकानाम समूह है, 3 लोगों का समूह, षष्ठी विभक्ति दोनों समूह अर्थ में। त्रियाणाम लोकानाम समारे का क्या हो गया त्रिलोकम हो गया। अगला उदाहरण है पंचानाम गंगा नाम समारे, 5 गंगाओं का समूह। किसका गंगा, जो गंगा नदी है, 5 गंगा नदियों का समूह। वैसे गंगा नदी तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या उदाहरण के लिए 5 गंगा नाम समारे, पंचनाम गंगा नाम समारे क्या हो गया पंच गंगम हो गया। गंगा का गंगम हो जाएगा नपुंसक लिंग में, है ना। तो पंचनाम गंगा नाम समारे क्या बन गया पंच गंगम बन गया। अगला उदाहरण है हमारे पास द्वयो यमुनियो समारे, 2 यमुनाओं का समूह, तो क्या हो गया द्वु यमुना बन गया, द्वु यमुना बन गया, 2 यमुनाओं का समूह। अगला उदाहरण है हमारे पास, देखो ये तो हमने पूरे को ऐसे उदाहरण देख लिए कि जैसे पात्र का पात्रम, युग का युगम, तंत्र का तंत्रम, लोक का लोकम, गंगा का गंगा, यमुना का यमुना। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जो स्त्रीलिंग में बढ़ते हैं, किसमें स्त्रीलिंग में बढ़ते हैं, यानी जैसे बटनाम का बटी हो गया, बट का बटी, अब्दा का अब्दी, अध्याय का अध्यायी बनेगा, वो स्त्रीलिंग में बनेगा। तो देखो पहला उदाहरण है हमारे पास ऐसा पंचनाम बटनाम समार है, 5 बटों का समूह, तो इसका हो जाएगा समस्त पद पंच बटी, 5 बटों का समूह। बट का बता को बड़ के पेट, बरगद के पेट, उसको बट का है ना, बट वृक्ष कहते हैं। तो पंचनाम बटानाम समारे क्या हो जाएगा समस्त पद पंच बटी। अगला उदाहरण है हमारे पास 5 बटों का समूह पंचवटी है। पंचवटी आपको पता है रामायण में पंचवटी की चर्चा की गई है। पंचवटी हमारे वैसे महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में पंचवटी। शतानाम अब्दानाम समारे, शतानाम में 100, अब्दानाम अब्द है क्योंकि साल वर्ष, 100 वर्षों का 100 सालों का क्या है समूह, तो शताब्दी हो गया, तो 100 वर्षों का समूह शताब्दी। अगला उदाहरण है अष्टानाम अध्यायानाम समार, 8 अध्यायों का समूह, क्या हो गया समस्त अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समारे अष्टाध्यायी। तो ये हमारा द्विगु समास हो गया। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो देखो पहला पद संख्यावाची, पहला पद क्या है संख्यावाची है। समस्त पद में भी देख लो पहला पद संख्यावाची मिलेगा, है ना। पहला पद देखो यहाँ पर संख्यावाची है, बाद वाला पद संख्या होगा, बाद वाला पद संज्ञा है। देखो चाहे समास विग्रह में देख लो, चाहे समस्त पद में देख लो, द्विगु समास नपुंसक लिंग एक वचन होता है, तो वो समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में। बस कुछ ही उदाहरण ऐसे हैं वो नपुंसक लिंग में नहीं होते कि स्त्रीलिंग में बने। ये समास समूहार्थ में होता है, तो देखो सारे उदाहरण समूहार्थ में, है ना। तो ये हमारा द्विगु समास कंप्लीट थे।